हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में हमको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार गर्भवती महिला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और जो गर्भवती महिला वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस का जो पार्ट 1 है उसमें भी है और जो आपका 4th पार्ट है उसमें भी है। तो गर्भवती महिला को मतलब आपसे 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें एमनियोटिक द्रव हो, प्लेसेंटा हो, गर्भवती महिला का पोषण हो, ये सारे ही फैक्ट इसमें बन जाते हैं। मैंने प्लेसेंटा से करीब 60 से 70 क्वेश्चन एक दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें करवाए थे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लीजिएगा। तो इससे क्या है, जो एडवांस लेवल के एमसीक्यू बनेंगे ना वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पूरा एमनियोटिक द्रव क्लब क्लियर हो जाएगा कि एमनियोटिक द्रव होता क्या है, इसकी मात्रा कितनी होती है, कब ये इसकी मात्रा कब बनना स्टार्ट होती है, कब तक ये पूरा हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ये जो इस तरह से एक हम मैराथन आप लोगों को हमारे बैच में पीडीएफ बना के दे रहे हैं, जिसमें 400 500 क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बंच है रिवीजन करने के लिए। गर्भवती महिला की देखभाल से भी संबंधित 500 प्रश्न दिए जाएंगे। अभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के करीब 500 प्रश्न दिए हैं। स्कूल पूर्व देखभाल के करीब 500 प्रश्न दिए हैं। तो इस तरह से हर पोषण के करीब हम 1200 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अभी पूरे जितने भी अधिनियम हैं, हर अधिनियम की धाराओं को ट्रिक द्वारा याद करवाया जा रहा है, उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनका एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। जितना मैक्सिमम एमसीक्यू एक अधिनियम से बन सकता है, ऐसे ही सारी योजनाएं कराई जा रही हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं हमारा सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच और बहुत सरल तरीके से हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एमनियोटिक ग्रुप की एमनियोटिक द्रव है, सॉरी, ये एमनियोटिक जो द्रव है उसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब उसका पीएच मान कैसे होगा, उसकी हम प्रकृति को जांचेंगे तो कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, रंगीन होती है या गंधहीन होती है। तो देखो, ये एमनियोटिक द्रव को हम उल्बी द्रव भी बोलते हैं, उल्बीय द्रव भी इसको बोला जाता है। ये एक ऐसा द्रव होता है जो कि भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहता है। गर्भ अवस्था में जो भ्रूण होता है उसको चारों तरफ से एक द्रव घेरे रहता है, उसको हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ये द्रव क्या करता है, भ्रूण की चोट से रक्षा करता है। भ्रूण को कहीं माता के किसी भी अंग से चोट ना लगे या और भी किसी भी तरह से कहीं पे टच होके माता जा रही है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पे ना पड़े, तो उससे ये एमनियोटिक द्रव क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये जो एमनियोटिक द्रव होता है, जैसे ही माता गर्भवती होती है उसके 12वें 13वें दिन से एमनियोटिक द्रव बनने लगता है। जो शुरू में जब एमनियोटिक द्रव बनता है तो ये माता का जो प्लाज्मा होता है, माता के रक्त का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में पानी भी होता है। तो शुरू में जब ये बनता है तो ये माता के रक्त से ही बनता है, लेकिन बाद में ये भ्रूण का जो मूत्र होता है उसके द्वारा ये बनने लगता है, जिससे भ्रूण क्या होता है, मूत्र त्यागने लगता है। तो जिससे एमनियोटिक द्रव की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। बनना कब आरंभ होता है, जब जैसे ही माता गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के 10वें 12वें दिन के बाद से एमनियोटिक द्रव बनना स्टार्ट हो जाता है। जो एमनियोटिक द्रव होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एमनियोटिक द्रव की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको कैसे निकाला जाता है, योनि से द्रव निकालकर उसका परीक्षण करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका पीएच मान कैसा है। पीएच मान द्वारा ही हम किसी भी द्रवीय पदार्थ की प्रकृति जान सकते हैं कि वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। जब हम इसको निकाल के एमनियोटिक द्रव का जब इसका परीक्षण करते हैं योनि से द्रव निकालकर, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.4 के बीच आता है। 7 से 7.4 के बीच मतलब क्या होता है, इसकी क्षारीय प्रकृति होती है, लेकिन ये कम क्षारीय होता है। देखो, अगर मात्रा 7 से कम होती है तो वो कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है। किसी की भी मात्रा अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो पदार्थ कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अगर पदार्थ की मात्रा 7 ही आती है तो वो पदार्थ कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो अम्ल में होता है और ना क्षार में होता है। तो 7 से ज़्यादा मान अगर पीएच स्केल पे आ रहा है तो क्षारीय, 7 से कम मान आ रहा है तो वो अम्लीय, और 7 आ रहा है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो योनि होती है, योनि से जो स्नाव होता है उसका पीएच मान क्या होता है।
जो गर्भवती महिला की योनि होती है उसका पीएच मान क्या होता है या उसकी उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा, जो योनि होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। योनि स्नाप की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि योनि का जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो 3.8 से 4 होता है। योनि का पीएच मान कितना होता है? 3.8 से 4 होता है। मतलब योनि द्रव की प्रकृति अम्लीय होती है और एमनियोटिक द्रव की प्रकृति कैसी होती है? एमनियोटिक द्रव की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको उल्वीय द्रव भी बोला जाता है। उल्वीय द्रव करके भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव के लिए मुख्य योगदान किसका होता है? देखो, एमनियोटिक द्रव के लिए वैसे तो दोनों का ही योगदान होता है। माता के प्लाज्मा का भी होता है और भ्रूण के मूत्र का भी होता है। ये दोनों का ही योगदान होता है, लेकिन पूछ रहे हैं प्रमुख योगदान किसका होता है। देखो, एमनियोटिक द्रव शुरू में मात्र प्लाज्मा से उत्पन्न होता है। माता के प्लाज्मा से सबसे पहले ये उत्पन्न होता है, लेकिन गर्भावस्था के दूसरे भाग में क्या होता है, जब दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो भ्रूण क्या होता है? मूत्र त्यागने लगता है, जिससे क्या होता है, उसको बच्चा जो मूत्र उसका बाहर आ जाता है, जिससे एमनियो द्रव की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ये इसका जो मुख्य योगदान रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ से निकल रहा है? माता के प्लाज्मा से ही निकल रहा है, तो प्रमुख योगदान किसका होगा? माता के प्लाज्मा का होगा। और अधिक योगदान की बात करें, अधिक योगदान किसका होगा? तो अधिक योगदान भ्रूण के मूत्र का होगा, क्योंकि शुरू में इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, और बाद में इसकी मात्रा ज़्यादा होती जाती है और फिर बाद में कम होती जाती है। मतलब पहले घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ऐसा होता है। सबसे पहले कम ही होता है, फिर वो कम से सीधे 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 से बढ़ता ही जाता है। मतलब पहले बढ़ती ही जाती है और बाद में घटती जाती है। अगर 37 सप्ताह 38 सप्ताह की बात करें, 37 सप्ताह 38 सप्ताह में लगभग 800 से 1000 ml एमनियोटिक द्रव की मात्रा होती है। और टर्म आते आते, टर्म मतलब 40 सप्ताह आते आते इसकी जो मात्रा होती है वो 600 से 800 हो जाती है। मतलब आज 1000 से 800 पे पहुंच सकती है, 800 से 600 पे पहुंच सकती है, जो टर्म आने आने तक। ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव में प्रमुख योगदान किसका होता है? प्रमुख योगदान मात्र प्लाज्मा का होता है। उसके बाद आपसे पूछे सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सर्वाधिक योगदान भ्रूण के मूत्र का होता है। ये दोनों ही एमनियोटिक द्रव बनाने के लिए योगदान रखते हैं। और एमनियोटिक द्रव में 99% जो होता है वो पानी होता है। पानी होता है, क्या होता है? पानी होता है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा एमनियोटिक को द्रव से ही बना है, तो क्या होगा? इसका सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा? पानी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में योनि का पीएच कैसा होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, गर्भावस्था में योनि का पीएच अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी जो मात्रा होती है वो 3.8 से 4 के बीच होती है। गर्भावस्था में योनि का पीएच क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या, इसका पीएच मान क्या होता है? 3.8 से 4 तक होता है। एमनियोटिक द्रव का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिशु के द्वारा होता है, माँ के द्वारा होता है, शिशु और माँ दोनों के द्वारा होता है? तो दोनों के ही द्वारा होता है। एमनियोटिक द्रव का निर्माण शिशु भी करता है और माँ भी करती है। शिशु के मूत्र से होता है और माँ के प्लाज्मा से होता है। एमनियोटिक द्रव में 99% जल पाया जाता है। 99% क्या पाया जाता है? एमनियोटिक द्रव में जल पाया जाता है, और 0.3% प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक 99% जल और 0.3% प्रोटीन होता है। अब इसके अलावा जो होते हैं हार्मोन भी इसमें पाए जाते हैं, जो होता है वसा भी इसमें पाया जाता है। ये सारे पदार्थ जो माता के प्लाज्मा में होते हैं, बच्चे के मूत्र में होते हैं, वो सारे इस एमनियोटिक द्रव में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे एमनियोटिक द्रव में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 0.3% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। एमनियोटिक द्रव का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिशु और माता दोनों के द्वारा एमनियोटिक द्रव का निर्माण होता है। अगला है, एमनियोटिक द्रव में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन, दोनों, ऑक्सीटोसिन? देखो, ऑक्सीटोसिन तो नहीं पाया जाता। ऑक्सीटोसिन जो है वो जो महिला को जो प्रसव करने के लिए प्रेरित करता है, इसमें एमनियोटिक द्रव में ये नहीं पाया जाता है। और दुग्ध को बनने के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गायों को, भैंसों को भी ये दिया जाता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ताकि उनका दूध उतर सके। तो इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन का ये यूज होता है। लेकिन यहाँ पे एमनियोटिक द्रव में ये ऑक्सीटोसिन नहीं पाया जाता। इंसुलिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये एमनियोटिक द्रव में पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसुलिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन किस में पाए जाते हैं? एमनियोटिक द्रव में पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 20वां सप्ताह जब गर्भ अवस्था का होता है तो उस अवस्था में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है। देखो, जब एमनियोटिक द्रव शुरू में जब माता के प्लाज्मा से बनता है तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 50 ml से ये स्टार्ट होता है। जब इसका ये बनना स्टार्ट होता है तो ये 50 ml से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण होता है वो क्या करता है, मूत्र को त्यागने लगता है। भ्रूण क्या करता है, मूत्र को त्यागने लगता है, इसलिए इसकी मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब बोल रहे हैं 20वें सप्ताह में कितनी हो जाती, तो 20वें सप्ताह आने आने तक इसकी मात्रा 400 ml हो जाती है। 20वें सप्ताह में कितनी हो जाती है, 400 ml इसकी मात्रा हो जाती है। 38वें सप्ताह में इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 38वें सप्ताह में इसकी मात्रा 800 से 1200 ml हो जाती है। और जो 20वें सप्ताह में 400 ml हो जाती है। 800 ml से 1200 ml कब हो जाती है, 38वें सप्ताह में हो जाती है। और जब ये टर्म अवस्था आती है, टर्म में ये 600 से 800 ml हो जाती है। टर्म में थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब 37वें 38 सप्ताह तक बढ़ती है, उसके बाद इसकी मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। तो अभी आपसे पूछ रहा है 20वें सप्ताह गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है, तो 20वें सप्ताह में 400 ml होती है। जब माता गर्भवती होती है तो उसके 10वें 12वें दिन इसकी मात्रा 50 ml होती है। 20वें सप्ताह आने आने तक इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 400 ml हो जाती है। अगला है 38 सप्ताह गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है। 38 सप्ताह में, 38 सप्ताह में 1 लीटर इसको मान सकते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर या इसको ये भी ऑप्शन में आया तो ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन एक एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है 1000 लीटर, तो इसे ही मानेंगे। 1000 लीटर नहीं होता, ये 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर हो जाती है 38वें सप्ताह तक। 38वें सप्ताह तक मात्रा कितनी हो जाती है, या तो ये 1000 ml हो जाती है या 1 लीटर। ठीक है, इसको हम ml कर देते हैं। तो 38वें सप्ताह में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है, 1000 ml हो जाती है 38वें सप्ताह में। 37 से 38 सप्ताह में इसकी ये मात्रा होती है। 37 38 सप्ताह के बाद ये 39वें सप्ताह में और 40वें सप्ताह में इससे क्या होती है, कम होती जाती है। तो 800 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, कोई भी इसकी मात्रा जो है आगे हो सकती है। अगला है टर्म गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है। टर्म क्या होता है, टर्म का मतलब होता है पूरा 40 सप्ताह। जब पूरा महिला पूरी तरह से बच्चा देने के लिए 9 महीने उसके पूरे हो जाते हैं, 280 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है, 800 से 1200 ml हो जाती है। कितनी, 800 से 1200 ml हो जाती है। अगर उसकी 38वें सप्ताह में एमनियोटिक द्रव उसका 1000 ml होगा तो टर्म में वो करीब 800 हो जाती है। अगर 38वें सप्ताह में 1200 ml होगा तो टर्म में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी टर्म में जो मात्रा होती है वो 800 से 1200 हो जाती है। जो एवरेज है अच्छा होना चाहिए, वो 800 तक होना चाहिए टर्म में, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना गांव की लैंग्वेज में, बोले पन्नी टूट गई है, पानी की थैली टूट गई है, तो वो थैली वही होती है जो एमनियोटिक द्रव होती है पानी का, जो उसमें जिस थैली में बच्चा जो होता है वो कैद रहता है, जिस पे थैली से बच्चे को रक्षा होती है चारों तरफ से, उसी को ही हम एमनियोटिक द्रव या ग्रामीण लैंग्वेज में उसको थैली बोला जाता है। एमनियोटिक द्रव का रंग यदि तंबाकू है तो वो किसका संकेत देता है, तंबाकू कलर का है तो वो किसका संकेत दे रहा है, मेकोनियम युक्त का, पोस्टर्म का, भ्रूण की मृत्यु का, उपरोक्त सभी। यदि तंबाकू कलर का हो गया है, वो तंबाकू कलर का, तो इसका मतलब है कि गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो गई है। गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो गई है तो वो किस कलर का होता है, तंबाकू कलर का होता है। यदि पोस्ट टर्म होता, मतलब यदि 40 सप्ताह से ज़्यादा हो जाते हैं फिर भी भ्रूण बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं रहता है, तब जो एमनियोटिक द्रव का रंग होता है वो सैफरोन कलर का हो जाता है। सैफरोन तरह का, नारंगी से कलर का हो जाता है। उसमें क्या हो, उसमें ब्लड आने लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा सैफरोन हो जाता है। इसके अलावा मेकोनियम युक्त कब हो जाता है, मेकोनियम युक्त जो होता है वो हरे से रंग का हो जाता है जो एमनियोटिक द्रव है, क्योंकि बच्चे का जो मल होता है वो उस एमनियोटिक द्रव में आ जाता है, तो एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा हो जाता है, मेकोनियम युक्त हो जाता है। तो यदि तंबाकू कलर है तो इसका मतलब है उस एमनियोटिक के भ्रूण की मृत्यु ही गर्भ में हो गई है। इस एमनियोटिक द्रव के परीक्षण द्वारा हम पता कर सकते हैं कि भ्रूण की स्थिति अभी माता के गर्भ में क्या है। तो यदि तंबाकू कलर का एमनियोटिक द्रव आ रहा है तो इसका मतलब गर्भ में माता उसकी भ्रूण की मृत्यु हो गई है। यदि
यदि एमनियोटिक द्रव का रंग सैफरॉन कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डिलीवरी है वो लेट हुई है, लेट हो रही होगी, अभी नहीं होगी, इसलिए वो पोस्ट टर्म डिलीवरी पे सैफरॉन कलर बताता है। और हरा रंग होता है तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक द्रव में मल मिल गया है हरा। बच्चे का जो पहला मल होता है उसको हम मेकोनियम कहते हैं। बच्चे के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम, जो बच्चे के ऊपर जो पहले बाल होते हैं उसको हम लेनुगो बोलते हैं। बच्चों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लेनुगो बोलते हैं, जो बच्चे के ऊपर बाल होते हैं। और जो बच्चे के ऊपर एक मोम जैसी एक परत चिपकी हुई होती है, चिपचिपी सी, ये भी भ्रूण की रक्षा करती है, उसको वर्निक्स कोशोसा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स कोशोसा बोलते हैं। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही याद रखिएगा। तो यदि एमनियोटिक द्रव का रंग तंबाकू है तो क्या होता है, भ्रूण की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो गई। इसको ऐसे याद रख लो कि अगर यदि माता जो है वो तंबाकू ज़्यादा खाएगी गर्भावस्था में तो उसके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको ऐसे याद रखना, तंबाकू से मृत्यु हो जाती है भ्रूण की। और पोस्ट टर्म्स में क्या हो जाता है, सैफरॉन रंग का हो जाता है। एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस बात को बताता है? देखो, सुनहरा रंग रक्त के थक्के पे बताता है, या रक्त की असंगतता का बताता है, या आरएच फैक्टर को बताता है। आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप अलग है, माता का ब्लड ग्रुप अलग है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, माता और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है अगर अलग अलग है तो वो जो है आरएच असमानता को बताती है, जिसके कारण एमनियोटिक द्रव का रंग जो है वो गोल्डन कलर का या सुनहरा रंग का हो जाता है। सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव हीमोलिटिक रोग से संबंधित हो सकता है। हीमोलिटिक रोग मतलब होता है ब्लड की क्लॉटिंग होना, या रक्त में हीमोलिटिक रोग से मतलब, इसके अलावा ये भी बताता है कि जो पित्त है, पित्त से संबंधित या आंत से संबंधित गड़बड़ी भी बच्चे में हो सकती है। आरएच असामंजस्य को हम इस प्रकार से बस बता सकते हैं कि माता अगर आरएच क्या हो, पॉजिटिव हो, माता आरएच पॉजिटिव है और जो भ्रूण है वो आरएच नेगेटिव है, तो भी जो है ये असंगत होती है। और इस असमंजस के कारण भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं का विखंडन हो जाता है। क्या होता है, भ्रूण की जो आरबीसी होती हैं उनका विखंडन हो जाता है और कभी कभी इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किसको बताता है, आरएच असामंजस्य को बताता है। अगला है एमनियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। फिर सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सारे लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं, मैराथन वीडियो लेके आने वाली हूँ, कंप्यूटर के वीडियो लेके आने वाली हूँ। कंप्यूटर में MS ऑफिस, जो छोटे छोटे इनपुट आउटपुट डिवाइस उनके बारे में बेसिक जानकारी याद करना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार MS एक्सेल, MS ऑफिस वर्ड, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फुल फॉर्म, शॉर्टकट की ये आपको पता करना है। अब जो कल का क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, कंप्यूटर का ही एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। आपको मुझे बताना है कि IP का पूर्ण रूप क्या है। IP का पूर्ण रूप क्या है ये आप लोगों को मुझे बताना है। IP का पूर्ण रूप क्या है या IP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, 6260190944। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। हम बहुत शानदार तैयारी आपको हमारे सुपरवाइज़र बैच में करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा सुपरवाइज़र बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 799 चार्ज है। 799 में आपको वीडियो ट्रिक्स भी मिल रही हैं, हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिल रहा है, PDF मिल रही है, MCQ PDF मिल रही है, थ्योरी PDF मिल रही हैं, जो हो चुका वो भी मिल रहा है और जो हम करवा रहे हैं वो भी मिल रहा है। और सबसे मेन चीज़, आप डेली टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन गलत होते हैं तो पता चलता है कि हमारा क्या गलत है, तो वो आंसर याद हो जाता है। तो डेली टेस्ट दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रिक द्वारा कठिन से कठिन टॉपिक याद कर रहे हैं। पूरे अधिनियम, पूरी योजनाएं, पूरा पोषण और पूरा बाल विकास, सबका हम टॉपिक तैयार करवा के आपको एक हजारों प्रश्नों का एक बंच बना के दे देंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कठिन डाटा है, याद नहीं होता है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की याद नहीं होती हैं, अधिनियम की धाराएं याद नहीं होती हैं, तो ये सारा हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं, जिससे आपको चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहता है हमारा कोर्स मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6260190944 और इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आईपी का पूर्ण रूप। इसके अलावा सारे लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अगर न्यू ऐड हुए हैं तो न्यू लोग भी कीजिए और पुराने हैं तो पुराने कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मिलता जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, एडवांस लेवल के एमसीक्यू आपको मिलते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पहुँचा दूँगी कि आप डायरेक्ट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी वीडियो है ये इस सीरीज़ का नाम है, ये मैं अभी आपको A75 करवा रही हूँ। कल मैंने स्वास्थ्य नीति करवाई थी, परसों मैंने आपको लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 करवाया था। इसके अलावा मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी आपको कराया है। कल मैं आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम कराऊंगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो आपके आंगनवाड़ी से संबंधित है पूरा अधिनियम। तो हम जितने मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको करवाएंगे MCQ में, और पूरा धाराएँ भी बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपने बैच लिया होगा तो मैंने वहाँ पे कल ही पूरी धाराएं ट्रिक द्वारा याद करवा दी है, तो आपको याद हो गई होंगी। अध्याय भी ट्रिक द्वारा याद करा दी। उस पूरे अधिनियम में क्या कहा गया है वो पूरा सारांश भी मैंने आपको बता दिया है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसका जरूर कर पाओगे। देखो, एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है। कम किस लिए हो जाती है? यदि माता में रक्त की कमी हो जाती है या भ्रूण मूत्र नहीं त्यागता है, भ्रूण में जल की कमी हो जाती है, तो इन सभी कारण से एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा एमनियोटिक द्रव की मात्रा अधिक कब हो जाती है? जब माता का BP वगैरह हाई हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया जैसी स्थिति हो जाती है, तो फिर वो पॉलीहाइड्रोमिनास जैसी स्थिति हो जाती है। देखो क्या क्या होता है। ओलिगोहाइड्रोमिनास मतलब होता है एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम होना। जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 से कम होती है, जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम होती है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं। और जब जो एमनियोटिक द्रव की मात्रा है वो करीब 1500 ml से ज़्यादा हो जाती है, 1500 ml से ज़्यादा या 2000 तक हो जाती है, तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनास कहते हैं। दोनों ही ये खतरनाक होती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो माता समय से पहले बाहर आने लगेगा बच्चा, और कम हो जाएगा तो बच्चे के लिए जो रक्षा कवच एक टूट जाएगा, तो वो भी एक खतरनाक है। तो ये दोनों ही स्थिति खतरनाक होती हैं। चाहे एमनियोटिक द्रव का सामान्य से कम होना हो, चाहे एमनियोटिक द्रव का सामान्य से ज़्यादा होना हो, ये दोनों ही स्थितियाँ क्या होती हैं? खराब होती हैं। तो एमनियोटिक द्रव की सामान्य मात्रा से कम होना क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रोमेनियोस कहलाता है। और एमनियोटिक द्रव का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोमेनियोस कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? एमनियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य से कम होना, तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमेनास कह जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? ये 200 ml से कम हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी? 200 ml से कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, एक सूचकांक होता है, सेंटीमीटर में सूचकांक भी नापते हैं, उसको हम बोलते हैं AFI बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लड इंडेक्स बोलते हैं जिसको। तो यदि ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है तो इसमें जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड में ये पाया जाता है कि यदि जो AFI होता है, एमनियोटिक द्रव सूचकांक जो होता है, यदि वो 18 से 28 तक होता है तो वो अच्छी स्थिति होती है। 18 से 28 क्या होती है? सामान्य स्थिति होती है। लेकिन यदि जो ओलिगोहाइड्रोमिनोज में यदि 5 से कम मात्रा हो जाती है, 5 से कम मात्रा, सूचकांक जो होता है 5 से कम हो जाता है, 5 सेंटीमीटर से यदि सूचकांक कम होता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। और यदि 25 से ज़्यादा सूचकांक होता है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोज कितने सूचकांक होना चाहिए? 5 से कम। अगर जो सूचकांक होता है AFI का जो मान है, यदि वो 5 से कम होता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। और यदि वो 28 से ज़्यादा है या कभी भी 25 से ज़्यादा होता है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा। जो प्रेगनेंसी में AFI का मतलब क्या होता है? ये प्रसव पूर्व एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसके जरिए गर्भ में बच्चे के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक द्रव की मात्रा को मापा जाता है। ये बच्चे के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। गर्भाशय को चार चतुर्भुज में बांट दिया जाता है। जो माता का गर्भाशय होता है उसको 4 चतुर्भुज में बांट दिया जाता है इस तरह से। और फिर हर चतुर्भुज में या इस तरह की यहाँ की मात्रा, यहाँ की मात्रा, यहाँ की मात्रा, चारों
तरफ से मात्रा को निकाला जाता है, उन वहाँ का मात्रा को जोड़ा जाता है और फिर हर तरह की गहराई को जोड़कर फिर AFI का स्कोर निकाला जाता है। AFI जो स्कोर होता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। कब नापा जाता है? सेंटीमीटर में AFI स्कोर को मापा जाता है। अब आगे इसके और क्वेश्चन लगाएंगे। अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे? अपनी एमनियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रोमेनॉज कहलाता है। कितनी मात्रा, कितने से कम मात्रा होगी तो ओलिगोहाइड्रोमेनॉज हो जाएगा 200 ml। ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, कितनी क्वांटिटी, द्रव फ्लड जितना मात्रा होगी, ये बहुत कम मात्रा है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्वांटिटी में नाप रहे हैं हम। अगला है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम एमनियोटिक द्रव के द्वारा जांचते हैं कि जो भ्रूण है वो कैसे काम कर रहा है, भ्रूण की स्थिति सही है या नहीं, ये हम एमनियोसेंटेसिस द्वारा नापते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस कोरियोनिक विली और अल्फा फेटोप्रोटीन नमूनाकरण डैश निर्धारित करने की प्रक्रिया है। क्या निर्धारित करता है? भ्रूण की संभावित जन्म तिथि, बच्चा सामान्य होगा या असामान्य, क्या माँ में कोई आनुवंशिक असामान्यता है, ए और बी। तो बच्चा सामान्य होगा या असामान्य होगा, इन सारे फेटोप्रोटीन नमूनाकरण, जो अल्फा फेटोप्रोटीन नमूनाकरण होता है, कोरियोनिक विली होती है, एमनियोसेंटेसिस होता है, इनके द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा सामान्य होगा या असामान्य होगा। इनके द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विली और अल्फा फेटोप्रोटीन नमूनीकरण द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बच्चा सामान्य होता है या बच्चा असामान्य होता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस परीक्षा के परिणाम आने में कितने दिन लगते हैं? 3 से 4 सप्ताह लगता है। एमनियोसेंटेसिस परीक्षा के परिणाम आने में कितना दिन लगता है? 3 से 4 सप्ताह लगता है। और एमनियोसेंटेसिस की जो प्रक्रिया है वो 20वें सप्ताह से की जा सकती है। 20वें सप्ताह में, मतलब मिनिमम 20वें सप्ताह का अगर गर्भ हो जाता है तो एमनियोसेंटेसिस का जो है परीक्षण किया जा सकता है। और इसका जब परीक्षण किया जाता है एमनियोसेंटेसिस द्वारा, वैसे तो ये भी पता कर सकते हैं कि भ्रूण का लिंग क्या है, लेकिन जो डॉक्टर है इस चीज़ का मना करता है, वो जो सरकार है वो इस चीज़ का मना करती है और डॉक्टर इस चीज़ को नहीं बता सकते, ये कानूनन अपराध होता है, तो इसलिए इसको नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भधारण के डैश सप्ताह से पहले नहीं की जा सकती। 15वें 16वें सप्ताह से पहले नहीं की जा सकती। 20वां सप्ताह जो होता है ना वो एक आदर्श सप्ताह होता है। 20वां सप्ताह एक आदर्श सप्ताह होता है इसकी जांच करने के लिए, हमने कि भ्रूण की पता करने के लिए कि भ्रूण जो पेट में है वो सही तरीके से है, यानी उसको कोई विसंगति तो नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है ना, और कोई समस्या तो नहीं है। एमनियोटिक द्रव के रंग द्वारा भी पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सारे रंग बताए थे कि एमनियोटिक द्रव का कौन सा रंग किस चीज़ को संकेत करता है, तो इन सारी चीज़ों के द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो कितने से पहले नहीं की जानी चाहिए एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया? गर्भधारण के 15वें से 16वें सप्ताह में नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो हम जीतेंगे बैच है उसमें हम 10 तारीख से प्रबंधन वाला टॉपिक भी करेंगे। अभी हमारे जो ग्रुप है उसमें पूरा हम अधिनियम करवा रहे हैं। हम 10 तारीख से योजना और प्रबंधन साथ लेके चलेंगे, क्योंकि प्रबंधन का जो टॉपिक है बहुत छोटा है, मतलब मैं बोल रही हूँ सबसे सरल प्रबंधन ही है। हम आपको जो लोग हमारा कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं, कहीं और का ले लिया है उन्होंने, तो हम यूट्यूब पर भी लेके आएंगे प्रबंधन के सारे टॉपिक। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ना है, प्रबंधन का पटवारी वाला नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन करना है जो एक सुपरवाइज़र के लिए जो ज़रूरी होता है। जैसे कि नेतृत्व को बहुत अच्छे से करना है, कि नेतृत्व के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा जो संचार है, संप्रेषण है, सामुदायिक जो गतिशीलता है, नेतृत्व किस किस प्रकार के होते हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार का संचार क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे। तो आपको इन्हीं को कवर करना है। जो कठिन वाला पटवारी वाला जो प्रबंधन है वो आप बिल्कुल मत कीजिए। CDP भी आप बाल विकास वाला बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने हमारा बैच लिया है तो हम CDP के तो आपको 4 PDF देंगे। चारों PDF के हर PDF, एक में 1040 MCQ होंगे, एक में 500 होंगे और एक दो और में 500 होंगे, तो लगभग आपको 2500 MCQ रहेंगे। उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक में आपका शिशु पूर्व देखभाल, एक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एक में आपका जितने भी जो संस्थान होंगे, जितने भी बाल देख रेख संस्थान होंगे, बाल श्रम नीति होगी, पॉक्सो अधिनियम होगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी योजना वाला जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि योजना चाहे पहले पार्ट हो, चाहे दूसरा पार्ट हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, योजना जो है वो सभी में ही पूछी जा सकती है। योजना भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है।
चलिए अगला करते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच। इसमें ये इसका चार्ज केवल 799 रुपये। इस 799 में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज ई बुक मिलेगा, 1000 CDP के MCQ मिलेंगे। इसके अलावा 500 आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिलेंगे, 1000 ICMR 2020-2024 के मिलेंगे, 2500 प्लस योजना MCQ, 2000 प्लस अधिनियम के MCQ, टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट होगा। सबसे मेन चीज़ है हमारे यहाँ डेली टेस्ट होता है। टेस्ट तो आप देते हैं, आपका टाइमर लगा होता है, 10 बजे से टेस्ट होता है, 30, 35, 40 मिनट जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में उतने का टेस्ट होता है। कभी 70, कभी 65, कभी 80, कभी 90, कभी कितने भी क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है। सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक दिया जाएगा, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। डेली टारगेट दिया जाता है, आपको बस वो टारगेट पूरा करना है। हमारा मतलब ध्येय है कि 31 जनवरी तक हम आप सारे लोगों का सिलेबस जो है कवर करा दें। उसके बाद मतलब 1 फरवरी से प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस होगी, FLT टेस्ट होंगे, हज़ारों प्रैक्टिस होगी, एडवांस लेवल के MCQ, सब कुछ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको आपका ऑनलाइन पैकेज लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। हम कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे 2 टेलीग्राम हैं और एक व्हाट्सअप ग्रुप है। 2 टेलीग्राम में से एक जो है वो टेस्ट ग्रुप है जहाँ पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं रोज़, और एक जो है जहाँ पे PDF पूरे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, PDF रहती है, ट्रिकी वीडियोस रहती है, योजना, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में जनजातियों की पूरी योजना आपको एक साथ मिल जाएंगी, पूरा डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगी, MCQ भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे 24/7 हम प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अलावा 2017-2014 में आए हुए हम प्रश्न भी करेंगे। इसके साथ ही हम जो अलग अलग स्टेट में आए हुए हैं वो PDF भी कवर करेंगे। अभी बहुत दिन है, आप आराम से कर सकते हो, बिना डरे, बिना कुछ, ये बस पढ़ाई में लग जाओ। ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, आपसे ज़रूर होगा। आप वो सब कर सकते हो जो दूसरा स्टूडेंट कर सकता है, वो सब आप कर सकते हो। परेशानियाँ होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, चारों तरफ से परेशान होंगे। घर में भी शादीशुदा है तो चारों तरफ बच्चे हैं, पति है, और सब लोग परेशान करते होंगे क्यों पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हैं तो अब बहुत उम्मीदें भी हैं क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ तो ये जीने मरने जैसा खेल है कि निकालना ही है वैकेंसी। और बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि पोस्ट केवल 426 है, तो आपको 426 नहीं देखना है, बाढ़ में जान दो 425 लोगों को। आपको देखना है कि मुझे तो मेरी एक पोस्ट दिख रही है बस, कि एक सुपरवाइज़र मेरी है, बस यही सोच के आपको मेहनत करना है, आपका ज़रूर होगा। अगला है पॉलीहाइड्रोमिनाज के सोनोग्राफिक मूल्यांकन से सभी बातों को चिन्हित करें। पॉलीहाइड्रोमिनाज अगर हो जाता है, पॉलीहाइड्रोमिनाज का मतलब क्या होता है, एमनियोटिक जो द्रव की मात्रा है, जो एमनियोटिक जो द्रव है उसकी मात्रा जो है वो कितने से अधिक हो जाती है, लगभग 2000 ml हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोमिनाज बोलते हैं। 2000 ml तक अगर मात्रा जो है पहुंच जाती है, या 2 लीटर अगर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोमिनाज कहलाता है। इसकी क्या स्थिति बनती है, इसके कारण क्या होता है, द्रव के ज़्यादा दबाव के कारण प्लेसेंटा पतला दिखाई देने लगता है। ये हम जो सोनोग्राफिक मूल्यांकन की बात करें, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है वो बहुत पतला दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, प्लेसेंटा पतला क्यों दिख रहा है, क्योंकि जल बहुत मात्रा में, अब जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो चारों तरफ क्या पड़ा रहेगा, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, उसमें जो चीज़ है वो बहुत छोटी दिखेगी, है ना। तो पॉलीहाइड्रोमिनाज के जब हम सोनोग्राफिक मूल्यांकन करते हैं तो क्या पता चलता है कि जो प्लेसेंटा है वो बहुत पतला दिखाई देने लगता है। अगला है जो एमनियोटिक द्रव होता है वो किस में मौजूद होता है, एमनियोटिक गुहा में होता है, एलेंटोइक गुहा में होता है, कोरियोनिक गुहा में होता है। ये एलेंटोइक कोरियोनिक मैंने आप उस दिन प्लेसेंटा पढ़ाया था आपको, प्लेसेंटा का मैंने बताया था कौन सी बाहरी है, जो कोरियोनिक होती है ये बाहरी परत होती है, और जो एलेंटोइक होती है ये मध्य परत होती है प्लेसेंटा की, और जो एमनियन होती है वो प्लेसेंटा की आंतरिक परत होती है। प्लेसेंटा वाला भी देख लेना, जितना ये टॉपिक कवर करते जाओगे आपका गर्भवती महिला कंप्लीट हो जाएगा। गर्भवती महिला से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 जगहों पे है गर्भवती महिला, है ना, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। प्लेसेंटा वाला देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा मैं आज सुबह पूरे अधिनियम की एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जितने भी अधिनियम हो गए, क्योंकि कल रात को मैं एक और अधिनियम लेके आऊँगी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम करा दिया है,
इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम भी करा दिया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम करा दिया, पॉक्सो अधिनियम करा दिया, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम करा दिया है। ये सारे अधिनियम के जितने मैक्सिमम एमसीक्यू बनते हैं करा दिए हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगी तो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। वैसे कुछ अधिनियम की पिन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, बाकी मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप वहाँ से पूरे अधिनियम आपको तैयार हो जाएंगे, आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है? एमनियोटिक गुहा में होता है। अगला है एमनियोटिक जो द्रव होता है वो क्या प्रदान कर सकता है? तापमान बनाए रख सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा कूल तापमान रखता है, भ्रूण का विकास करता है, बीमारी से सुरक्षा करता है, ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। एमनियोटिक द्रव बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एमनियोटिक द्रव की संरचना में क्या होता है? देखो मैंने बताया था कि जो एमनियोटिक द्रव होता है वो किससे मिलके बनता है। एक तो उसमें होता है भ्रूण का मूत्र, एक तो उसमें होता है क्या? भ्रूण का मूत्र। दूसरा क्या होता है? माँ का प्लाज्मा। दूसरा क्या होता है उसमें? माँ का प्लाज्मा होता है। भ्रूण के देखो मूत्र में क्या होता है? यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन प्रोटीन भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होता है। तो ये सभी मैंने अभी बताया था कि 0.3% प्रोटीन होता है। ये क्रिएटिनिन होते हैं, ये प्रोटीन का ही एक प्रकार होता है। जब ये क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना किडनी में, तो किडनी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बोलो क्रिएटिनिन चेक कर लो, ऐसे बोलते हैं। तो एमनियोटिक द्रव की संरचना में ये सभी शामिल होते हैं। यूरिया भी शामिल होता है, क्रेटिनिन भी शामिल होते हैं, यूरिक अम्ल भी शामिल होता है। अगला है एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम होने को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम होने को ओलिगोहाइड्रोमेनोज बोलते हैं। कितने से कम हो जाती है? यदि 200 ml से मात्रा कम हो जाती है या 5 सेंटीमीटर से सूचकांक कम हो जाता है, जो एमनियोटिक द्रव का इंडेक्स होता है, एमनियोटिक द्रव सूचकांक होता है, यदि वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है और जो एमनियोटिक द्रव की मात्रा होती है वो 200 ml से कम हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसको ओलिगोहाइड्रोमेनोज बोलते हैं। AFI कितना हो जाएगा? AFI यदि 5 से कम हो और मात्रा जो हो वो 200 ml से कम हो तो ओलिगोहाइड्रोमेनोज हो जाता है। और पॉलीहाइड्रोमेनाज कब हो जाता है? जब 2000 ml तक, ये 2000 ml से ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो पॉलीहाइड्रोमेनोज कहलाता है। और इसमें जो इंडेक्स होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोमेनोज कहलाता है। अगला है एमनियोटिक द्रव की अधिक मात्रा को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया पॉलीहाइड्रोमेनोज जो होता है वो एमनियोटिक द्रव की मात्रा अधिक कहलाता है। 2000 ml से अधिक मात्रा हो जाती है और 28 से ज़्यादा AFI हो जाता है। 28 सेंटीमीटर से ज़्यादा AFI मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। ठीक है, वो कितने से ज़्यादा हो जाता है? वो 28 से ज़्यादा हो जाता है। कौन ओलिगोहाइड्रोमेनोज का कारण हो सकता है? देखो प्लेसेंटल का ओलिगो मतलब क्या होता है? कम होना, मात्रा, द्रव की मात्रा कम होना। तो प्लेसेंटा भी कारण बन सकता है इसका, कि जो प्लेसेंटा है वो सही तरीके से पोषण अगर भ्रूण को नहीं प्रदान करेगा, अच्छे से पोषण प्रदान नहीं करेगा तो भ्रूण मूत्र नहीं त्यागेगा, उसको जल अच्छे से नहीं मिलेगा तो मूत्र नहीं त्यागेगा, मूत्र नहीं त्यागेगा तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम ही हो जाएगी। दवा की खुराक भी अगर है तो माता के पोषण को कम करेगी। माता का भी कारण होता है कि माता सही तरीके से कुपोषित नहीं है, ब्लड नहीं है उसमें, खून की कमी है। तो ये सारे कारण जो होते हैं ओलिगोहाइड्रोमेनोज के कारण होते हैं, तो सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन पॉलीहाइड्रोमेनोज का कारण हो सकता है? मधुमेह, मेलिटस बिल्कुल हो सकता है। मधुमेह हो जाता है तो महिला का जो पोषण स्तर हो वो ज़रूरत से ज़्यादा पोषण होगा और मूत्र जो है बच्चा ज़्यादा उत्सर्जित करेगा, बहुमूत्रता भी हो जाएगी। ADH नहीं होगा तो भी हो जाएगा। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन रहता है जो जल की मात्रा कम करता है, ये अगर नहीं होगा तो ये भी तो मूत्र क्या होगा? ज़्यादा आएगा। तो ये सभी कारण जो होते हैं पॉलीहाइड्रोमेनोज के कारण हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमेनोज जो होता है 2000 ml से ज़्यादा होता है। एमनियोटिक द्रव भ्रूण के आसपास का तापमान भी स्थिर रखता है। इसके अलावा भ्रूण के फेफड़ों को बनाने में और अन्य अंगों के विकास में भी ये एमनियोटिक द्रव मदद करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या किस चीज़ भ्रूण के विकास में मदद करता है, तो किन अंगों के विकास में मदद करता है? तो फेफड़ों के विकास में मदद करता है ना। और जितने भी अंग होते हैं भ्रूण के, सारे अंगों के विकास में ये एमनियोटिक द्रव जो होता है वो मदद करता है। एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? प्लेसेंटा प्रदान करता है। प्लेसेंटा माँ का जो पोषण है, माँ के द्वारा पोषण को भ्रूण तक पहुँचाता है। भ्रूण की रक्षा करता है। एमनियोटिक द्रव क्या करता है? भ्रूण की रक्षा करता है। भ्रूण को ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? प्लेसेंटा। भ्रूण को हार्मोन, ये सब प्लेसेंटा प्रदान करता है, जबकि भ्रूण की रक्षा कौन करता है? एमनियोटिक द्रव करता है।
एमनियोटिक द्रव का निर्माण किसके द्वारा होता है? माँ के रक्त से, भ्रूण के रक्त से, माँ के मूत्र से, भ्रूण के मूत्र से। देखो होता तो वो इन दोनों से ही है, लेकिन मुख्य रूप से किससे होता है? माँ के रक्त से। क्योंकि सबसे पहले तो वो प्लाज्मा द्वारा ही बनता है ना, माँ के क्योंकि माँ का जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर का, उस आरबीसी में होता है, वो भी 90% उसमें जल होता है। तो वही जल से ये एमनियोटिक द्रव शुरू में बनता है, फिर उसकी माँ के मूत्र से ये बनने लगता है। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की मात्रा पहले बढ़ती है, फिर क्या होता है? घटती है। 37 सप्ताह तक इसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। 37 सप्ताह के बाद क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है? ये घटनी स्टार्ट होती है। तो पहले बढ़ती है और फिर क्या हो जाएगा? घटती है। इसका आंसर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की कमी से क्या हो सकता है? कम्युनिटी द्रव से भ्रूण के विकास में बाधा आती है। बिल्कुल सही है। मैंने बताया था फेफड़े इसी के कारण होते, तो फेफड़े भी सही से विकसित नहीं हो पाते, ये भी कारण हो जाएगा। और गर्भपात ये भी कारण हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसके कारणों में आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एमनियोटिक द्रव की अधिकता, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमेनोज बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें गर्भाशय में दबाव, जब देखो ज़्यादा जल आपके पेट में इकट्ठे कर दो तो गर्भाशय नीचे स्थिति में नीचे दबाव पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा प्री टर्म डिलीवरी। अब जब बहुत ज़्यादा एमनियोटिक द्रव भर गया है तो बच्चे को भी नीचे सरकाएगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा हो गया द्रव, तो बच्चे को क्या करेगा? नीचे सरकाएगा। तो प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती। प्री टर्म डिलीवरी मतलब कितना होता है? 37 सप्ताह से पहले की डिलीवरी क्या होती है? प्री टर्म डिलीवरी। इसके अलावा भ्रूण में अनेक विकृतियां भी उत्पन्न करता है। तो उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। एमनियोटिक द्रव के अधिकता से ये सारे ही हो सकते हैं। एमनियोटिक द्रव का रंग सामान्यतः कैसा होता है? सामान्यतः ये हल्का पीला होता है। सामान्यतः इसका रंग क्या होता है? एमनियोटिक द्रव का रंग, एमनियोटिक द्रव का जो सामान्य रंग होता है वो हल्का पीला सा होता है। इसके अलावा एमनियोटिक द्रव के मैंने और भी चीज़ें बताए थे कि यदि एमनियोटिक द्रव का रंग इस तरह का नहीं है, हल्का पीला नहीं है, तो समझ लो कि आपके बच्चा जो है उसको कुछ ना कुछ रोग हो सकता है। ये अल्ट्रासाउंड द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसे कि हरा रंग है, मैंने ऊपर बताया था। हरा रंग क्या बताता है? मेकोनियम युक्त फ्लड, मेकोनियम युक्त द्रव मतलब इसमें आपका बच्चे का मल आ गया है। इसके अलावा लाल रंग क्या बताता है? रक्त स्नाव हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं हेमरेज वाला बोल सकते हैं, या सुनहरा सा हो जाता है, सुनहरा सा हो जाता है। गर्भ रंग परीक्षण के द्वारा डॉक्टर बता सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सही है या उसकी स्थिति खराब है। या भ्रूण की अगर मृत्यु हो जाती है तो तंबाकू से कलर का हो जाता है। कैसा? तंबाकू से कलर का हो जाता है। एमनियोटिक तरफ क्या होता है? भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ से भरा थैली, प्लेसेंटा द्वारा निकला हार्मोन, गर्भाशय की परत, भ्रूण रक्त कोशिका का एक प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भ्रूण के चारों ओर एक तरल पदार्थ से भरी हुई थैली होती है। थैली को हम एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। अगला है एमनियोटिक द्रव का प्राथमिक कार्य क्या है? ये क्या काम करता है? भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है, भ्रूण को शारीरिक चोट से बचाता है, भ्रूण को पोषण देता है, शरीर के तापमान को विनियमित करता है। देखो बी और डी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। बी और डी इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर बी और डी नहीं है तो ये इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण को शारीरिक चोट से बचाता है, बाहरी चोट से बचाता है। भ्रूण को क्या करता है? बाहरी चोट से ये बचाता है। एमनियोटिक द्रव क्या करता है? प्राथमिक कार्य। दूसरा कार्य तापमान को विनियमित करना होगा, लेकिन पहला क्या होगा? शारीरिक चोट से भ्रूण को बचाएगा। अगला है एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग। अभी मैंने बताया था स्पष्ट पीला सा होता है। एक सामान्य एमनियोटिक द्रव सूचकांक कितना होता है? सामान्य पूछ रहे हैं। देखो ये AFI इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मतलब एमनियोटिक द्रव सूचकांक। देखो 8 से 18 सेंटीमीटर जो होता है ये सामान्य स्थिति होती है। 8 से 18 क्या होता है? सामान्य। यदि डॉक्टर चेक किया अल्ट्रासाउंड में, एमनियोटिक द्रव लिया और कैसे चेक करेंगे? गर्भावस्था को एक चतुर्भुज की आकृति में बांट दिया जाता है। इधर से ले लिया एमनियोटिक द्रव, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, चारों तरफ की मात्रा को जोड़कर औसत निकाल लिया। इसको हमेशा किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर में निकालते हैं। पता लगाने के लिए प्रसव के दौरान कि बच्चा सही है या नहीं, ये सूचकांक निकाला जाता है। तो यदि 8 से 18 के बीच आता है तो बच्चा क्या है? सामान्य स्थिति में है। यदि 5 से 6 सेंटीमीटर आता है, 5 से 6, तो वो क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है, तो बच्चा जो है वो बेकार स्थिति में है। इसके अलावा 24 से 25 जो होता है वो बेकार, ये जो होता है ज़्यादा सूचकांक होता है। 24 से 25 जो होता है बहुत ज़्यादा सूचकांक होता है, वो भी बेकार स्थिति होती है। सामान्य क्या होता है? 8 से 18।
जब भी ओलिगो एमनियोसेंटेसिस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो ओलिगो एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें 5 से कम होता है। उसमें क्या होता है, जो ओलिगोहाइड्रोमेनियोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमेनियोज होते हैं ना, उसमें जो सूचकांक होता है वो 5 से कम होता है। और जो पॉलीहाइड्रोमेनियोज होता है उसमें 25 से ज़्यादा होता है। और सामान्य कितना होता है, 8 से 18 होता है। याद रखिएगा, एक सामान्य एमनियोटिक द्रव सूचकांक कितना होता है, 8 से 18 सेंटीमीटर होता है। ये एक बार पढ़ लो। 5 से 6 सेंटीमीटर से कम एएफआई को, मतलब एमनियोटिक द्रव सूचकांक को, ओलिगोहाइड्रोमेनियोज माना जाता है। 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच एएफआई को सामान्य माना जाता है, ये सबसे अच्छा होता है। 24 से 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा एफआई को क्या माना जाता है, पॉलीहाइड्रोमेनियोज होता है। इसमें द्रव की मात्रा भी 2000 ml से ज़्यादा होती है, और इसमें भी कितनी होती है, इसमें 200 ml से कम होती है। और 8 से 18 सेंटीमीटर 800 से 1000 तक होती है। ये सामान्य स्थिति होती है। मेकोनियम धुंधला है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मेकोनियम धुंधला है इसका मतलब है कि एमनियोटिक द्रव में भ्रूण का मल आ गया है। एमनियोटिक द्रव में भ्रूण का मल आ गया है तो मेकोनियम धुंधला हो गया। मेकोनियम क्या होता है, मतलब भ्रूण का पहला मल। अब जो पहला मल अगर मल अगर द्रव में मिल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, भ्रूण के मल की उपस्थिति होती है मेकोनियम धुंधला होने की। मेकोनियम धुंधला होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, भ्रूण संकट में है, बिल्कुल। पोस्टर्म गर्भावस्था है, बिल्कुल। भ्रूण आत्र बाधा, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है, जिस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, तो अगला टॉपिक का वीडियो वही। वैसे तो मेरा अगला टॉपिक है जो मैं बनाने वाली हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित करीब 60-70 MCQ लेके आऊँगी। बाकी आप लोग अपना अपने कमेंट बताइएगा कि आप जिस टॉपिक पे MCQ चाहते हैं, जिस टॉपिक पे थ्योरी चाहते हैं, सब जिन टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा होगा ना, मैं उसी का ही वीडियो लेके आऊँगी। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है तो हम उसी का ही करेंगे। अगला है कोरियो एमनियोनाइटिस क्या है। कोरियो एमनियोनाइटिस होता है, ये कोरियो के साथ एमनियोनाइटिस हो गया, मतलब कोरियो जुड़ गया है एमनियोनाइटिस में। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आपका एमनियोटिक द्रव है ना उसमें संक्रमण हो गया है। कोरियो एमनियोनाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो एमनियोटिक द्रव है उसमें संक्रमण हो गया है, उसको हम कोरियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं। क्या मतलब होता है, एमनियोटिक द्रव में संक्रमण हो गया है, मतलब क्या होता है ये, इसको हम प्लेसेंटा का संक्रमण भी बोल सकते हैं और इसको हम एमनियोटिक द्रव का संक्रमण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रसव से पहले या प्रसव के दौरान, मतलब जब भी डिलीवरी हो रही हो, लेबर हो रहा हो, या जब भी प्रसव से पहले क्या होता है कि माता की योनि में एक जीवाणु प्रवेश कर जाता है। माता की योनि में क्या होता है, जीवाणु प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण संक्रमण पैदा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस। ये क्या कारण होता है, माता की योनि में जीवाणु का प्रवेश कर जाना इसका कारण होता है। क्या कारण होता है, माता की योनि में जीवाणु का प्रवेश कर जाना इसका कारण होता है। अगला है कोरियो एमनियोनाइटिस के संभावित कारण क्या है। अभी मैंने बताया है जीवाणु का संक्रमण। जीवाणु जब माता की योनि में प्रभाव करता है तो ये क्या करती है, ये जीवाणु प्लेसेंटा को भी संक्रमित कर देता है और जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको भी संक्रमित कर देता है, दोनों को ही ये संक्रमित कर देता है। फ्रेंड्स, मैं जो अपने कल ग्रुप में कराने वाली हूँ वो MS वर्ड के जितनी भी शॉर्टकट की है, जैसे कि Ctrl+2 क्या होता है, Ctrl+0 क्या होता है, Ctrl+H क्या होता है, Ctrl+W क्या होता है, Ctrl+Z क्या होता है, Ctrl+11 क्या होता है, ये सारी शॉर्टकट की आपको आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है MS ऑफिस का ज्ञान। अब MS ऑफिस में वर्ड भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाएगा, इनकी सारी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा मैंने प्रिंटर भी करा रही हूँ क्योंकि प्रिंटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम के एग्जाम में। हर प्रिंटर जो होता है उसके क्या प्रकार होते हैं, प्रिंटर को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये सारे फैक्ट जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी, आप लोग भी, अगर आपसे भी कंप्यूटर नहीं बनता है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कर लीजिए। कल कराने वाली हूँ तो आप मुझे मॉर्निंग में मैसेज कर दीजिएगा अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं, या आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा कि आपको लेना है। मैं जब भी देखूँगी आपको अटेंड कर लूँगी और आपको पेमेंट नंबर दे दूँगी और आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, या हमारी कोई भी टीम मेंबर आपसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ के पैकेज ले सकते हैं। अगला है एमनियोटिक द्रव का सैफरॉन रंग होने का क्या कारण। देखो सैफरॉन रंग कब होता है, जब पोस्ट मैच्योरिटी होती है, जब
40 सप्ताह से ज़्यादा हो जाते हैं। जब क्या होता है 40 सप्ताह से ज़्यादा हो जाता है और बच्चा नहीं होता है तो क्या होता है, एमनियोटिक द्रव का रंग सैफरॉन हो जाता है। एमनियोटिक द्रव का रंग सैफरॉन कब हो जाता है, जब पोस्ट मैच्योरिटी होती है। हेमरेज वाले में क्या हो जाता है, सुनहरा रंग का हो जाता है। और भ्रूण की मृत्यु किस में हो जाती है, जब तंबाकू भ्रूण की मृत्यु हो जाती है जब गर्भ में ही, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उस समय क्या हो जाता है, तंबाकू कलर का हो जाता है। और मेकोनियम क्या होता है, जब द्रव में क्या आ जाता है, मल आ जाता है। जब द्रव में ग्रीन मल आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एमनियोटिक द्रव हरे से कलर का हो जाता है। एमनियोटिक द्रव का रंग अगर डार्क हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज अगर हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, तो एमनियोटिक द्रव का रंग क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। एमनियोटिक द्रव का रंग तंबाकू अभी मैंने बताया था, यदि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, मतलब अंतः गर्भाशयी मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डेथ जिसको हम बोलते हैं, इंट्रा यूटेरस डेथ जिसको बोलते हैं, मतलब भ्रूण की मृत्यु, उसमें कैसा हो जाता है, तब मैंने बताया था ट्रिक द्वारा आपको याद करने का तरीका। ऐसा सोचो कि तंबाकू खाने से भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, तो भ्रूण की मृत्यु तंबाकू कलर में हो जाती है। ऐसे ट्रिक द्वारा याद करोगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाता है। पॉलीहाइड्रोमेनियोज में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है, लगभग 2000 ml होती है। और 200 ml कब होती है, ओलिगोहाइड्रो में। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज में 200 ml होती है और पॉलीहाइड्रोमेनियोज में कितनी होती है, 2000 होती है। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज में अभी मैंने बताया कितनी होती है, 2000 होती है। पॉलीहाइड्रोएमियोज में एमनियोटिक द्रव का सूचकांक कितना होता है, तो ये 25 से 30 के बीच हो जाता है। 18 से 28 क्या होता है, ये 8 से 18 होता है, ये सामान्य होता है। 8 से 18 क्या होता है, सामान्य होता है। और 5 से कम क्या होता है, ओलिगो होता है। 5 से कम क्या होता है, ओलिगो होता है। 5 से कम ओलिगो, 8 से 18 सामान्य। ओलिगो एमनियोटिक द्रव का सूचकांक कितना होता है, 5 से कम होता है। ओलिगो हाइड्रोएमनियोज में कितना सूचकांक होता है, 5 से कम। 5 सेंटीमीटर से कम अगर होता है तो वो ओलिगो हाइड्रोएमनियोज होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।